पिछले लेक्चर में हमने सेल, सबसेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में, आज के दिन में हम आज एक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टेबल में आपको जो इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल और सबसेल्स और सेल्स के बारे में बताया जाएगा। आप स्क्रीन पर एक टेबल देख रहे हो। ये पहले कॉलम में क्या दिखाया हुआ है? सेल्स दिखाया हुआ है, दूसरे में सबसेल्स है, तीसरे में ऑर्बिटल है और चौथे में इलेक्ट्रॉन बताया हुआ है। जो आपने पढ़ा था सेल्स के बारे में, यानी कि कोश के बारे में, इसको हम KLMNOP ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था एटम के अंदर। और सेल के अंदर क्या होता है? सबसेल्स होते हैं। सेल्स को हमने KLMN में और सबसेल्स को हमने SPDF और GH इस प्रकार से बांटा हुआ था। और ऑर्बिटल्स को हमने सबसेल्स के अंदर क्या होते थे? ऑर्बिटल होते थे। ऑर्बिटल में हम देखते हैं कि S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, F में कितने ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे ऐसे हम ऑर्बिटल्स के बारे में भी देखते हैं। और चौथे जो बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमने अलग अलग तरीके से बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे हुए हैं। कि जैसे S आपका सबसेल है, उसमें एक ऑर्बिटल होता है। अब देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं। K है, जैसे K, N की वैल्यू क्या होती है? 1। K के लिए N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या होगी? मतलब कि सबसेल्स की वैल्यू क्या करते थे हम? L की वैल्यू क्या होगी? नहीं, L की वैल्यू नहीं, ये आता है सबसेल होगा, इसमें N की वैल्यू 1 तो L की वैल्यू क्या होगी? इसमें 0 का मतलब एक कम, N से एक कम लेते हैं तो 0 होगी। 0 के लिए हम S डिनोट करते थे, सबसेल्स 0 के लिए S डिनोट करते थे। S है मतलब कि एक सबसेल है। और S सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ दिखाया हुआ है, राइट साइड, तो हमने दिखाया हुआ कि टोटल कितने ऑर्बिटल है पूरे सेल में कितने ऑर्बिटल है। और जो लेफ्ट हैंड साइड ये 3 नंबर लिखे हुए हैं, ये दिखाए हुए हैं कि S में कितने ऑर्बिटल आते हैं और P में कितने ऑर्बिटल आते हैं, D में कितने ऑर्बिटल आते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन का कॉलम है उसमें भी ऐसे दिखाया हुआ है। जो राइट साइड है वो तो टोटल इलेक्ट्रॉन की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और जो यहाँ पर दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है कि सबसेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपको K के बारे में समझ में आ गया। तो एक ऑर्बिटल यानी कि K, N की वैल्यू 1 और L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के लिए हम क्या डिनोट करते थे? S सबसेल। S सबसेल्स में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है। तो ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 1। और इस सबसेल्स में ऑर्बिटल कितने हैं? वो भी 1। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आगे हम रूल पढ़ेंगे इनके बारे में। तो आगे देखते हैं L में N की वैल्यू क्या होती है? 2। तो 2 के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू N-1, मतलब कि 0 से लेकर N-1 तक L की वैल्यू होती है। ये हमने क्वांटम नंबर में डिस्कस कर लिया था। तो L की वैल्यू 0 और 1। 0 किसके लिए डिनोट करते थे? S के लिए, और 1 किसके लिए डिनोट करेंगे? P के लिए। अब बताएं ऑर्बिटल। तीसरे जो ऑर्बिटल अपना कॉलम है, S में कितने ऑर्बिटल थे? 1। P में कितने ऑर्बिटल आते हैं? 3 ऑर्बिटल आते हैं P में। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि जो लेफ्ट साइड है ऑर्बिटल के कॉलम में, लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है, S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल। और जो N मतलब कि N की वैल्यू 2 के लिए, L के लिए कितने टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4 ऑर्बिटल आते हैं। कौन कौन से? S के ऑर्बिटल और P के ऑर्बिटल। और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे? अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे S सबसेल्स में, S सबसेल्स के ऑर्बिटल में, और 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? P सबसेल्स के 3 ऑर्बिटल्स में। अब हर एक में जब एक 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 3 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन हर एक में जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम देखें कि L के लिए, L सेल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 तो P ऑर्बिटल में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? S ऑर्बिटल में। तो टोटल कितने होंगे? 6 तो 8। इसी तरह से आगे हम देखें M के लिए N की वैल्यू 3। अब सब सेल्स में आ जाते हैं। जो स्मॉल L होता है ना, हमारे यहाँ पे स्मॉल L होता है सब सेल्स में, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसमें L की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर N-1 तक, मतलब कि 0, 1, 2 तक आएगी। अब S की वैल्यू 0 के लिए S होता है, 1 के लिए P होता है, और 2 के लिए क्या डिनोट करते हैं? D। L के लिए, स्मॉल L के लिए। ठीक है। तो सब सेल्स में क्या आगे? S, P, D आगे। ठीक है। तो कितने सब सेल्स है इसमें? यहाँ दिखाया हुआ है 3। अब ऑर्बिटल देखिए, S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। P में कितने? 3। और D में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन S में और 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसमें? P में, और 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पर D सब सेल में। तो यहाँ पर ऑर्बिटल दिखाया हो कि 1, 3 और 5 D के ऑर्बिटल और 3 P के ऑर्बिटल और 1 S के। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? N सेल में कितने ऑर्बिटल हो गए? 9 ऑर्बिटल। 5, 3, 8 और 1 9। वो भी यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, अब देखिए 5 ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 गुना कर दीजिए, तो मतलब 5 दूनी 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन D में,
और 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे 3 ऑर्बिटल है ना पी में, 3 ऑर्बिटल पी में तो 6 आ जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल किसका, एस सब सेल्स का, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो टोटल करेंगे तो एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि एन के लिए, कैपिटल एन सेल के लिए एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू 4 होती है, कैपिटल एन के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 4 होती है, और एल की वैल्यू क्या होगी, सब सेल्स में एल की वैल्यू क्या होगी, हम 0 से लेकर क्या देते हैं n-1, यानी कि 0 1 2 3, 0 के लिए S डिनोट, 2 के लिए P, 3 के लिए, 2 के लिए D और 3 के लिए F होता है। ठीक है, इसमें कितने सब सेल है, 4 सब सेल यहाँ दिखाया हुआ है। अब ऑर्बिटल में आते हैं, S में कितने ऑर्बिटल, 1, P में कितने 3, D में कितने 5 और F में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आप इजीली पता कर सकते हो। और N सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, N की वैल्यू 4 के लिए, जो स्मॉल n के लिए, n की वैल्यू 4 के लिए ऑर्बिटल की वैल्यू होती है 16, मतलब कितने ऑर्बिटल है, 16, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट ये करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 7 ऑर्बिटल का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, और 5 ऑर्बिटल का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 1 ऑर्बिटल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाया हुआ है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया हुआ। और एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। आगे चलते हैं सेल ओ के बारे में। ओ के लिए एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, 5, और एल की वैल्यू यानी कि सब सेल्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, 0 के लिए एस और 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ और जी के लिए 0 1 2 3 4, जी के लिए 4। अब ऑर्बिटल कैसे, देखिए एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल और जी में कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल होंगे। अब 9 ऑर्बिटल हो गए, अब इलेक्ट्रॉन आप इजीली पता कर सकते हो। 9 के लिए 18 इलेक्ट्रॉन, 7 के लिए 14, 5 के लिए 10, 3 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 के लिए 2। अब इसमें ऑर्बिटल टोटल कितने हैं, 25 ऑर्बिटल है इसमें, आप गिन के देख सकते हो 25 ऑर्बिटल है। और इसमें एन सेल में 25, जो ओ सेल है, ओ सेल में कितने हैं, 25 ऑर्बिटल है, और 25 दूनी कर दीजिए, दूना कर दीजिए, वो टोटल एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 50। कैसे, अब ये बताया 18 14 10 6 2। ठीक है, तो इसी तरह से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एन की स्मॉल एन की वैल्यू सेल पी के लिए 6 होती है, पी के लिए एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू 6 होती है, और एल की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 4 होंगी, और 5, क्योंकि 6 ना n-1 होता है, तो 0 से लेकर 5 तक होगी। तो इसी तरह से एल की वैल्यू 0 के लिए 1, 1 के लिए 0 के लिए एस, और 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, 4 के लिए जी और 5 के लिए एच। ऐसे ऐसे सब सेल्स हैं। सब सेल्स में ऑर्बिटल बता देंगे कि इसमें कितने ऑर्बिटल, एस में 1, पी में 3, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल, जी में 9 ऑर्बिटल, एच में 11 ऑर्बिटल। इसी तरह से हम टोटल ऑर्बिटल देख सकते हैं, पी सेल के अंदर 36 ऑर्बिटल होते हैं, 36 दूनी 72, तो 72 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हमने, कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 1 ऑर्बिटल में 2, 3 में 6, 5 में 10, 7 में 14, 9 में 18, 11 में 22, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं। अब आते हैं एन की वैल्यू जब 7 हो क्यू के लिए, जब क्यू सेल के लिए एन की वैल्यू 7 हो, 7 के लिए एल की वैल्यू, स्मॉल एल की वैल्यू क्या होगी, सब सेल्स में 0 से लेकर 6 तक के बीच में। अब एक और जो अपना सब सेल एक और बढ़ जाएगा, जैसे एस पी डी एफ जी एच आई और आ जाएगा। आई आने के बाद इसमें कितने, आई में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 13, एच में कितने थे 11, जी में कितने थे 9, एफ में कितने 7, डी में 5, पी में 3, एस में 1, कितने ऑर्बिटल हो गए 49। अब गिन के देख सकते हो 49 ऑर्बिटल हो गए। और इलेक्ट्रॉन कितने, दुगुना कर दीजिए इनका ऑर्बिटल का। ठीक है, तो टोटल ऑर्बिटल का दुगुना कर दीजिए। इस टेबल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कि सेल, सब सेल्स, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन में क्या क्या रिलेशन होता है, और जो इन इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, उनके अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए जिन जिन साइंटिस्ट ने जो अपनी थ्योरी दी थी, किस तरह से रूल दिए कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन का सेल्स में अरेंजमेंट होना चाहिए, वो रूल हम आगे थ्योरी में पढ़ेंगे। इस टेबल से आपको लगभग बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। आगे जो प्रिंसिपल और जो रूल्स पढ़ेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। अब जो आया हमारे पास, जो रूल आया वो था पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पुली का अपवर्जन नियम। ऑस्ट्रेलियाई भौतिक वैज्ञानिक वुल्फगैंग पुली द्वारा वर्ष 1925 में प्रस्तुत अपवर्जन नियम के अनुसार, जो ये अपवर्जन नियम था, इसके अनुसार क्या हुआ, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि किसी एटम में, कोई भी एटम है हमारे पास, के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, किसी भी एटम का 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो उसकी चारों के चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है कि उसमें एक जो 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, परंतु एक क्वांटम नंबर होता है वो हमेशा डिफरेंट रहता है, वो होता है MS क्वांटम। जो हमने
क्वांटम नंबर में पढ़ा था, स्पिन क्वांटम नंबर, वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा डिफरेंट रहता है। हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर सेम देख सकते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के बीच, और वो भी 1 इलेक्ट्रॉन में। परंतु जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, एग्जांपल के लिए ये देखिए नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए N, L और M, यही है क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल था, जो मेथड था, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, यही है N, L, M। क्वांटम संख्या एक समान हो सकती है उनकी, परंतु MS यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान अवश्य ही भिन्न होगा, अर्थात वे दोनों इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे होंगे। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन N, L और M की वैल्यू, जो ML की वैल्यू वो सेम हो सकती है, परंतु MS की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। यानी कि एक तो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता दिखाई देगा। अब देखिए विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया डिफरेंट सेल्स में, वो हम कुछ साइंटिस्ट ने रूल दिए, उनसे पता करेंगे कैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट सेल्स के अंदर। जो एटम होता है कि कोश, जो सेल और ऑर्बिट, हम कोश को क्या बोलते हैं, सेल और ऑर्बिट बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, और सब सेल्स जो सेल के अंदर होते हैं सब सेल्स, और सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं, कक्षक यानी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वितरण परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कि सेल में, सब सेल में, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जब हम वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत, प्रिंसिपल और नियम, रूल प्रस्तुत किए जो नीचे है, देखिए वो क्या है, बोर-बरी योजना यानी कि बोर-बरी स्कीम। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की यह योजना वर्ष 1921 में 2 वैज्ञानिक निल्स बोर तथा चार्ल्स रूजले-बरी, मतलब कि 2 साइंटिस्ट थे 1921 में, इन्होंने जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन का वितरण किया, जो डिस्ट्रीब्यूशन किया। 2 वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे, एक तो निल्स बोर थे और एक चार्ल्स रूजले-बरी थे। द्वारा प्रस्तुत की गई इनके जो मेन पॉइंट थे वो क्या थे, वो थे, एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, किसी कोश में यानी कि किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n स्क्वायर से प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां n कोश की यानी कि सेल की संख्या होगी, जो हम स्मॉल n पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़े थे, अथवा जो हमारा ऊर्जा स्तर होता है, एनर्जी लेवल होता है, को प्रदर्शित भी करता है। अब स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है, KLM, और जो स्मॉल n वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, बोर-बरी और रूजले चार्ल्स ने कैसे किया। अब देखिए, हमने पहले भी बता दिया कि K की वैल्यू N के लिए कैसे होगा 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब ऑर्बिटल को देखेंगे, ऑर्बिटल से पता करना चाहेंगे कि जितने ऑर्बिटल उससे दुगना कर दीजिए, सेल के इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। उससे करने से बेटर एक रूल है कि एक रूल होता है 2n स्क्वायर। n की वैल्यू, जो स्मॉल n की वैल्यू होती है 1 2 3, हम KLMN से पुट कर सकते हैं। अब देखिए 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें इजीली टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। अब k के लिए n की वैल्यू 1 होती है, और अब 2n स्क्वायर में n की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, तो यहाँ से निकलेगा हमें इलेक्ट्रॉन 2। अब l के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2, अब 2n स्क्वायर में पुट कर दीजिए, आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इसी तरह से m की वैल्यू, m में कितने होते हैं, m की वैल्यू 3 होती है, और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, और n की वैल्यू 4 होती है। n के लिए स्मॉल n की वैल्यू 4 होती है, इसमें आप पुट करेंगे तो n की वैल्यू 4, n के लिए स्मॉल n की वैल्यू 4 होती है, और उसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन जैसे आप पुट कीजिए 2n स्क्वायर में n की वैल्यू 4 पुट कीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप इससे पता कर सकते हो कितने सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वो जो टेबल थी हमारे पास, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि सब सेल्स में कितने सब सेल होते हैं, एन में कितने सब सेल होते हैं, और सब सेल्स में कितने ऑर्बिटल होते हैं। उस टेबल से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, परंतु आपको क्विकली जो क्वेश्चन आते हैं उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। अगला जो पॉइंट है वो है एटम के बायटम, जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, आउटर मोस्ट कोश होते हैं, में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। चाहे उस कोश की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता अधिक हो, बेशक से उसके भारी इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, परंतु जो स्टेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसको स्टेबल करने के लिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। उसी को हम ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम कहा जाता है। यह स्थिति परमाणु जो एटम के अधिकतम स्थायित्व स्टेबिलिटी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि आर्गन एलिमेंट होता है। आर्गन के जो ये आपका 18 में कॉलम में जो
एलिमेंट होते हैं उसमें बाह्यतम कोश आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए उनको सबसे स्टेबल एलिमेंट माना जाता है पूरी टेबल में। वे इनर्ट एलिमेंट भी, इनर्ट गैस भी कहा जाता है उनको, क्योंकि वे किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वे बहुत स्टेबल होते हैं और रिएक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी को देना होता है उसमें। तो आर्गन का आप देख सकते हो कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके बाह्यतम में इलेक्ट्रॉन की आप संख्या देख सकते हो बाह्यतम कोश में। जैसे कि अब आर्गन का न्यूक्लियस देखिए, अब इसके पास में एक सेल है जो कि सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो अगला जो है सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 4 5 6 7 8, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और अगले सेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये स्टेबल एलिमेंट है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आर्गन एक एक्रिय इनर्ट गैस है। तीसरा जो पॉइंट है वो है सभी कोश यानी सेल में क्रमानुसार भरे जाते हैं, मतलब कि इनकी एक रूल होता है, उसके अनुसार इनको अरेंज किया जाता है, अर्थात तब तक आंतरिक कोश पूर्ण नहीं होता, आगे वाले कोश में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे। मैं इसका कहने का मतलब है कि जब तक न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते तो हम ऊपर के इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको फिल नहीं कर सकते। ये एक रूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हम पहले इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, फिर बाद में ही हम आउटर इलेक्ट्रॉन को भरते चले जा सकते हैं। जो अगला हमारे जो प्रिंसिपल है वो है अवयव प्रिंसिपल। अवयव का सिद्धांत क्या है? उपकोशों यानी कि हमने क्या पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा कि सेल में कितने कैसे हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। इस साइंटिस्ट ने क्या बताया कि हम सब सेल्स के अंदर किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, मतलब कि सेल के बारे में पता चल गया हमें, चलो ठीक है। परंतु सेल के अंदर सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो देखिए। उप कक्षाओं यानी कि सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में हम भरते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब कि जो जिस सब सेल्स का एनर्जी लेवल लो है वो पहले भरा जाएगा, और जिसका एनर्जी लेवल, जिस सब सेल्स का एनर्जी लेवल ज़्यादा है वो बाद में भरा जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोशों, सब सेल्स अथवा ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। ऑर्बिटल के लिए भी यही कंडीशन लागू होते हैं कि पहले हम लोअर एनर्जी लेवल वाले को पहले भरे, फिर बाद में हायर एनर्जी लेवल वाले, जो हायर एनर्जी स्तर वाला जो ऑर्बिटल है उसको बाद में भरे, उसके पश्चात अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोश अथवा कक्षकों में भरे जाते हैं। यही रूल है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का आप अरेंजमेंट देख सकते हो। एक सीरीज होती है, उसको आपको याद रखना होगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सही मायने में याद रखना है या फिर सही मायने में करके देखना है, तो यहाँ पर दिखाया हुआ है उपकोशों अथवा कक्षकों यानी ऑर्बिटल का ऊर्जा स्तर क्रम, जो एनर्जी लेवल है उसका अरेंजमेंट कैसे है। तो आप एक ये देख रहे होगे कि यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, एक स्ट्रक्चर सा दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। उसमें क्या है, एन की वैल्यू यहाँ दिखाया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिखाया हुआ है। और फिर अगले जो आपका कॉलम है उसमें भी 2p 3p 4p 5p 6p 7p ऐसे दिखाया हुआ है। अगले में 3d 4d 5d 6d, अगले जो कॉलम में 4f और 5f दिखाया हुआ है। इसको आप या फिर याद रख लीजिए या फिर इस अरेंजमेंट को याद रख लीजिए। नहीं तो अगर आपको ये अरेंजमेंट नहीं याद होती तो इसका एक ट्रिक होती है, ये जो साइड में देख रहे हो आप, यही वो ट्रिक है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि तीर के निशान जहाँ पर जाते रहते हैं वहां से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि ये तीर का निशान कहाँ की ओर जा रहा है, ऊपर से लेकर चलेंगे। पहले यहाँ से जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है 1s जो दिखाया है, n की वैल्यू 1 जो आगे लिखी हुई है और SPDF ऊपर लिखे हुए हैं, वही दिखाया हुआ है कि 1s पहले आएगा, फिर तीर का निशान आगे कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो फिर अगले जो तीर है उस पे आ जाते हैं, अगले एरो पे आ जाते हैं। अगले एरो के जो बैक है वो वहां से स्टार्ट करते हैं और हमें लगातार अरेंजमेंट लिखते चले जाते हैं। उससे आगे हम क्या देखेंगे कि 2s आया है, ठीक है, 2s लिखेंगे। फिर यहाँ से भी खत्म हो गई है एरो, फिर अगले एरो पे आ जाते हैं। अगले एरो पे क्या देख रहे हैं आप, 2p है, 2p के बाद क्या है 3s है, 3s के बाद कोई एरो नहीं है तो आप अगले एरो पे आ जाएंगे। अगला कोई भी आपको सर्कल में नहीं दिखाई दे रहा तो आप अगले में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको 3p के बाद कौन सा सर्कल में आया 4s। अब ऊपर से मिला लीजिए 4s और यहाँ से जो आपको n की वैल्यू तो इसमें लिखी हुई है सर्कल में, तो 4s के बाद आपको देखिए कोई भी सर्कल में नहीं नजर आ रहा तो आप अगले एरो पे आ जाइए नीचे की ओर। नीचे की ओर आएंगे तो फिर से बैक से स्टार्ट कीजिए 3d के बाद अगला क्या है 4p के बाद क्या है 5s। फिर आगे कोई सर्कल नहीं है, फिर अगले आप एरो पे आ जाइए। अगले एरो पे आने के बाद पीछे से स्टार्ट कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है 4d के बाद 5p के बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको लाइन में चलते जाना है इसके एरो के 6s दिखाई दे रहा है। फिर आगे कोई सर्कल नहीं है तो अगली एरो पे आ जाएंगे
F, फिर 5D, फिर 6P, फिर 7S। इस प्रकार से आप जैसे ऊपर से स्टार्ट करते करते नीचे की ओर ऐसी अरेंजमेंट लिख सकते हो और इनको इलेक्ट्रॉन को इसमें भर सकते हो। आपको पता होगा कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, फिर डी में हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसी तरह से हम पहले एस को भरेंगे। एस में जब 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उसके बाद हम 2s में भरेंगे। 2s में जब 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद फिर हम अगले 2p पे आएंगे। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद फिर हम 3s में आएंगे। 3s सब सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद फिर हम 3p पे आएंगे। 3p पे 6 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद ऐसे ऐसे हम भरते चले जाएंगे। और आपको पता है कि अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है उनका एलिमेंट का, वो अलग अलग होता है। इसी प्रकार से हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं इस रूल की सहायता से। अगला जो हमारे पास है हंस रूल है ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि हंस का अधिकतम बहुलता का नियम हिंदी में बोले तो इसने क्या कहा कि जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हंस है जर्मन वैज्ञानिक थे द्वारा वर्ष 1925 में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी उपकोष के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिया जाए। तो इसका क्या मतलब है कि पहले अगर आप किसी ऑर्बिटल को भरना चाहें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने पी ऑर्बिटल बनाया हुआ है। पी ऑर्बिटल में और नीचे भी एक पी ऑर्बिटल है, मतलब कि इसमें 3 ऑर्बिटल है। पी सब सेल्स में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको दिखाया गया कि पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में भरते हैं। 3 ऑर्बिटल है ना इसमें पी सब सेल में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में पहले भरेंगे। पहले वाले में भरेंगे, फिर दूसरे में भरेंगे, फिर तीसरे में। उसके बाद क्या होगा, जब आप तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है हमारे पास उसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। फिर से आप क्या करेंगे, शुरुआत से एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मतलब कि इसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर दूसरे में भरेंगे, फिर तीसरे में भरेंगे। आप ये पहले ऐसे नहीं कर सकते कि आपने पहला ऑर्बिटल लिया और उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए और अगले ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा। ये रूल बहुत गलत है, इसको हम नहीं भर सकते, ऐसे नहीं भर सकते हम। इसी प्रकार से हंस रूल की वजह से ही हम जो ऑर्बिटल को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि किस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भर सकते हैं। परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर किसी तत्व के एलिमेंट के परमाणु यानी कि एटम के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का यानी कि एलिमेंट का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कहलाती है। मतलब कि अगर आपके पास कोई एटम है, एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की संख्या आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो वो प्रोटॉन की संख्या आपको पता चलेगी वही एलिमेंट आपको मिलेगा। मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद है, उसी से आप एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। उसमें प्रोटॉन की संख्या ही एटॉमिक नंबर कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। इसे जड़ से प्रदर्शित किया जा सकता है किसी उदासीन या परमाणु यानी कि न्यूट्रल अनचार्ज्ड एटम, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, एटम होता है, उसमें प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परंतु अगर आपके पास चार्ज किसी एटम के पास आ गया यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव, कैटायन या एनायन, कोई भी चीज़ आ गई, तो आप उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होती। ओनली न्यूट्रल एटम में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अगला जो है हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू क्या होती है, जो प्रोटॉन की संख्या होती है न्यूक्लियस में वो किसके बराबर होती है, जो न्यूट्रल एटम होता है, उदासीन एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, कई जगह आपको न्यूमेरिकल करने में आपको मदद करेगा। और मास नंबर के बारे में पढ़े तो द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, यानी कि मास नंबर कहलाता है। अब आपको पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा लिख दे तो हम उसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं, मतलब कि एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करेंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी उसी को हम एटॉमिक मास कहेंगे। अब आप फॉर्मूला देख रहे हो कि मास नंबर है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है। अब क्या होगा कि प्रोटॉन की संख्या क्या थी, हमारे पास परमाणु संख्या थी, एटॉमिक नंबर था, और एटॉमिक मास को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू यानी कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर है ना, तो पी या भी जेड लिखे, कुछ भी लिखे, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या एन।
अगला जो टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स है, समस्थानिक है। वो क्या है, जब आपके पास कोई एलिमेंट है, एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं, एक एलिमेंट के, मतलब कि एलिमेंट हमारा एक होना चाहिए, उसमें जो एटम होते हैं, एटम देखेंगे जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान न हो, मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। हम आइसोटोप्स को एक डेफिनेशन से और डिफाइन कर सकते हैं जो समस्थानिक होते हैं। वो क्या होते हैं कि परमाणु जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है जेड, वो तो समान होनी चाहिए, परंतु जो एटॉमिक मास होता है वो बराबर नहीं होता। यानी कि किसी आइसोटोप्स में, आपके पास किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स है तो उसमें एटॉमिक नंबर होगा वो तो बराबर होगा, परंतु एटॉमिक मास बराबर नहीं होगा। जैसे कि आप हाइड्रोजन एलिमेंट का आप देख सकते हो कि प्रोटियम होता है, जो इसका एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। ड्यूटेरियम क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 2 होता है। और ट्राइटियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 3 होता है। तो इन तीनों को आप देखेंगे कि इसका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, परंतु एटॉमिक नंबर 111 है, ठीक है। इस इत्यादि हाइड्रोजन के ये जो है आइसोटोप्स है। कार्बन के भी इसी प्रकार से होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। इसमें आप एटॉमिक नंबर तो 6 देख रहे हो, परंतु कार्बन के जो एटॉमिक मास है इसमें अलग अलग है, एक में 12, एक में 13, एक में 14। ये कार्बन के क्या है, आइसोटोप्स हैं। अब पिछली डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें कि आइसोटोप्स है क्या, तो आप देख सकते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इसमें बराबर है, प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6, परंतु न्यूट्रॉन इसमें बराबर नहीं है। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण जो आइसोटोप्स के केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो, वो तो समान होती है, परंतु फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है, बराबर होती है। मतलब कि ये जो 3 आइसोटोप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन के और हाइड्रोजन के, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, परंतु फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे ना वो डिफरेंट पाएगी। अगला है आइसोबार, समभारिक। परस्पर भिन्न तत्वों के वे एटम, मतलब कि अलग अलग एलिमेंट लिए हमने, ठीक है। पिछले आइसोटोप्स में क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लिया था, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम, परंतु आइसोबार में हमने क्या किया कि डिफरेंट एलिमेंट लिए और उसके एटम लिए जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान है परंतु एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वे समभारिक कहलाते हैं, यानी कि आइसोबार कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास समान होने के कारण समभारिक तत्वों के, यानी कि आइसोबार एलिमेंट के भौतिक गुण तो समान होते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी समान होती है, परंतु केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। उदाहरण के लिए ऑर्गन ले लीजिए, अलग एलिमेंट, पोटाशियम अलग एलिमेंट और कैल्शियम अलग एलिमेंट, इसके एटॉमिक नंबर देखिए अलग अलग है क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है, 18, 19, 20 दिया हुआ है, परंतु एटॉमिक मास देखेंगे ऑर्गन का भी 40 होता है, पोटाशियम का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। अगला जो हमारे पास है वो होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं इसको हिंदी में। ये भी क्या होता है कि डिफरेंट एलिमेंट लेंगे हम, के परमाणु एटम लिए जिनकी एटॉमिक संख्या, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट दिखाई देंगे, परंतु उनके नाभिक में, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, इसलिए इसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। मतलब कि न्यूट्रॉन का समान होना। आइसो का मतलब क्या होता है, समान। टोन्स मतलब न्यूट्रॉन। इसी तरह से आइसोबार, आइसो का मतलब क्या था, सेम, बार्स का मतलब मास, बार उसका, और आइसोटोप्स क्या था, आइसो मतलब सेम और बार का मतलब, और आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या। इसमें क्या पढ़ रहे थे हम, आइसोटोन्स में एक एग्जांपल लेते हैं आइसोटोन्स का। सोडियम लिया हमने, मैग्नीशियम लिया, सम न्यूट्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट, 11, 12, एटॉमिक मास 23, इसका एटॉमिक मास 24, जो ऊपर नजर आ रहे हो एटॉमिक मास और नीचे एटॉमिक नंबर, सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि इन दोनों तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 12 है। कैलकुलेट करके आप देख सकते हो 12 है, ठीक है। इसके जो आपके आइसोटोप्स है, कुछ एलिमेंट के आइसोटोप्स है वो आपको याद रखने होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है वो, एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आइसोटोप ऑफ सम एलिमेंट्स, एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन जो आपको पढ़ाया गया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कार्बन के 22 तक होते हैं, 8 से लेकर 22 तक होते हैं, मतलब कि 8 एटॉमिक मास तक लेकर 22 एटॉमिक मास तक होते हैं। नाइट्रोजन के
10 से लेकर 25 तक होते हैं, जिसका एटॉमिक मास 10 से लेकर 25 तक हो। ऐसे ऐसे आइसोटोप्स हमको नाइट्रोजन के मिलते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 12 से लेकर 24 तक, क्लोरीन का 28 से लेकर 51 तक, टाइटेनियम का एलिमेंट होता है जो 38 एटॉमिक मास से लेकर 23 एटॉमिक मास, आयरन का 45 एटॉमिक मास से लेकर 72 एटॉमिक मास, कोबाल्ट का 47 एटॉमिक मास से लेकर 75 एटॉमिक मास, स्ट्रोंशियम का 73 एटॉमिक मास से लेकर 105 एटॉमिक मास, एंटीमनी 103 से लेकर 139, आयोडीन 108 से लेकर 144, थोरियम 227 से लेकर 234 तक, और यूरेनियम 232 से लेकर 238, और प्लूटोनियम 238 से लेकर 244। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स के नाम अलग अलग है, नहीं तो और जो भी एलिमेंट हम उनके नाम एक ही रखते हैं, आइसोटोप्स ही बोलते हैं, परंतु हाइड्रोजन के हमने प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम रखा है। पोलोनियम समस्थानिक जो आइसोटोप्स होते हैं पोलोनियम के, जो इस टेबल में नहीं था, पोलोनियम एक अलग से एलिमेंट होता है, उसके जो समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, वो 33 आइसोटोप्स होते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं, वो पोलोनियम है। और एक ये भी पूछ सकते हैं कि कितने पोलोनियम के कितने आइसोटोप्स होते हैं, वो 33 होते हैं। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर तीसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वो यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।